लघु कथा खो जाते हैं घर, सूरज प्रकाश जी द्वारा लिखित। बब्बू क्लिनिक से रिलीव हो गया है और मिसेज राय उसे अपने साथ ले जा रही हैं। उन्होंने क्लिनिक का पूरा पेमेंट कर दिया है। ओके डॉक्टर, तो फिर मैं इसे ले जा रही हूँ। कोई भी बात होगी तो मैं आपको फ़ोन पर बता दूंगी। वे चलते समय डॉक्टर की अनुमति लेती हैं। डॉक्टर ने उन्हें निश्चिंत किया। ठीक है मैडम, आप इसे दवाएं देती रहें, कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके बब्बू, बाय। आंटी को परेशान नहीं करना। बब्बू ने कमजोर आवाज में कहा है। नहीं करूँगा। डॉक्टर ने बब्बू के गाल सहलाकर उसे गुड बाय कहा। वे एक बार फिर डॉक्टर को याद दिला रही है, अगर वो आदमी आए इस बच्चे के बारे में पूछे तो मुझे तुरंत खबर करें प्लीज। डॉक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया है। श्योर श्योर। हालांकि अब इतने दिन बीत जाने के बाद उसके आने की उम्मीद कम ही है, लेकिन जैसे ही वो आया मैं आपको तुरंत खबर कर दूंगा। मुझे अभी भी यही लग रहा है कि उसने इस बच्चे को कहीं बुखार में तड़पते देख लिया होगा और खुद इसका इलाज कराने की हैसियत नहीं रही होगी, इसलिए इसे यहाँ छोड़ गया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। उसका अपना बच्चा होता कैसे भी करके एक बार तो जरूर ही मिलने आता, लेकिन बीच बीच में ये दूसरे बच्चों की कहानियां सुनाता रहा है। उससे मामला और उलझ गया। मिस्टर राय ने अपनी आशंका व्यक्त की। मेरे ख्याल से बच्चे के पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद ही सारी बातों के बारे में बेहतर ढंग से पता चल सकेगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि बच्चा अभी भी सारी बातें सिलसिलेवार नहीं बता पा रहा है। कुछ दिन तो इंतजार करना ही पड़ेगा। मिसेस राय ने ड्राइवर से सारा सामान उठाने के लिए कहा है और वार्ड बॉय को इशारा किया है बच्चे को कार में बिठा देने के लिए। बब्बू को कार में आराम से बिठा देने के बाद वे खुद कार में आई। बब्बू जिंदगी में पहली बार किसी की कार में बैठा है और हैरानी से सारी चीज़ें देख रहा है। बहुत ज़्यादा आरामदायक सीटें, ठंडी ठंडी हवा, बहुत हौले हौले बजता संगीत और पानी पर चलती सी कार। वह शीशे से आंखें सटाकर बाहर का नज़ारा देखना चाहता है। मिसेस राय उसे आराम से बिठाकर खिड़की के नज़दीक सरका देती है। वह अचानक कार में से अनुपस्थित हो गया और बाहर भागती दौड़ती दुनिया में शामिल हो गया। मिसेस राय उसके सिर पर हौले हौले उंगलियां फिरा रही है। वे अपनी तरफ से कुछ कहकर या पूछकर बच्चे और उसकी दुनिया में बाधक नहीं बनना चाहती। उन्हें कोई जल्दी नहीं है। बब्बू थोड़ी देर में कार के भीतर की दुनिया में लौटता है और उनसे आंखें मिलाता है। वे मुस्कुराती हैं। बब्बू भी उनकी मुस्कुराहट के बदले अपने चेहरे पर कीमती मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता है। उसका गाल सहलाते हुए पूछती हैं, वे बेटे अब कैसा लग रहा है? वो हौले से कहता है, ठीक। बदले में वह उनसे पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? घर। क्यों? किसके घर? अपने घर। और किसके घर? आपका घर कहाँ है? लोखंड वाला है। बब्बू चुप हो गया है। उसे सूझ नहीं रहा कि बात को आगे कैसे बढ़ाए। कभी किसी से उसने इतनी और इस तरह की बातें की ही नहीं है। वह कुछ सोचकर अपने आप ही कहने लगता है, मेरा घर तो बहुत दूर है। कहाँ है तुम्हारा घर मेरे बच्चे? उन्हें उम्मीद की कुछ किरणें नजर आई है। पता नहीं। बच्चे ने एक बार फिर उन्हें मझधार में छोड़ दिया है। अच्छा, वो आदमी कौन था जो तुम्हें अस्पताल में छोड़ गया था? मुझे नहीं पता। अच्छा, इतना तो पता होगा कि तुम कहाँ रहते थे और किसके साथ रहते थे? दोस्तों के साथ। कहाँ? पुल के नीचे। जगह याद है? नहीं।
कोई खास बात याद है उस पुल के बारे में? उधर मच्छर बहुत थे, रात भर काटते रहते थे। बंबई आए कितने दिन हुए होंगे तुम्हें? पता नहीं। खाना कहाँ खाते थे? कहीं भी खा लेते थे। सारा दिन क्या करते रहते थे? कुछ भी नहीं। तुम्हारे वो दोस्त कहाँ मिल गए थे जिन्हें तुम रोज याद करते थे? वहीं पुल के नीचे। क्या करते थे वो लोग? सब अलग अलग काम करते थे। तो तुम्हारा ख्याल कौन रखता था? सब रखते थे। खाना पीना सब मिलकर खाते थे। तो तुम क्या करते थे? कुछ नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूं ना। लेकिन हो उस्ताद, छोटू उस्ताद, मैं उस्ताद थोड़ी हूं। अच्छा, अपने घर की याद है तुम्हें? हाँ। कौन कौन है तुम्हारे घर में? बाबू, अम्मा, दीदी, भाई। तुम बंबई में कैसे आ गए? ट्रेन में। कब की बात है? पता नहीं। तुम लोग बंबई क्या करने आ रहे थे? शादी में। और कौन थे साथ में? सब थे। तो तुम उनसे अलग कैसे हो गए? पता नहीं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ट्रेन में छोड़ गए थे क्या? मुझे क्या पता। तुम कितने भाई बहन हो? 4। अच्छा, तो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है कि कहाँ पर है तुम्हारा घर? बहुत दूर। लेकिन कहाँ? गांव में। गांव का नाम याद है? ज्वालापुर। और स्कूल का? आदर्श स्कूल। और पिताजी का नाम? बाबू। और माँ का? पता नहीं। बाबू क्या करते हैं? दुकान है। तुम्हें तो बेटे कुछ भी अच्छी तरह याद नहीं या पता नहीं, ऐसे में अपने घर कैसे जाओगे? पता नहीं। अपने बाबू अम्मा से कैसे मिलोगे? पता नहीं। बब्बू इतने सारे सवालों से थक गया और फिर उसे अपने घर की भी याद आने लगी है। उसने अपनी आंखें मूंद ली हैं। मिसेज राय भी समझ रही है कि उससे इतने सारे सवाल एक साथ नहीं पूछने चाहिए थे। वे उसे चुप ही रहने देती है। अचानक बब्बू ने आंखें खोली हैं। आंटी, आप क्या करती हैं? क्यों बेटे? वैसे ही पूछा। आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, ठंडी ठंडी। तुम्हें अच्छी लगी? हाँ, आप भी। अरे बाप रे, हम भी तुम्हें अच्छा लगे? भला क्यों? आप रोज आती थी हमसे मिलने, इतनी सारी चीज़ें लाती थी और मारती भी नहीं थी। मैं क्यों मारने लगी तुम्हें मेरे बच्चे? तुम तो इतने प्यारे, इतने अच्छे बच्चे हो, भला भी तुम्हें क्यों मारने लगा? बाबू नहीं मारते थे, अम्मा मारती थी, दीदी भैया मारते थे। बहुत खराब थे वो लोग, तुम्हें तो कोई मार ही नहीं सकता। तभी उन्हें ड्राइवर से कहा, ड्राइवर जरा सामने रेडीमेड कपड़ों की दुकान के आगे गाड़ी तो रोकना, अपने राजा बाबू के लिए कुछ कपड़े तो ले ले। मैं क्या करूँगा कपड़े? बब्बू ने अपना जिक्र सुनकर पूछा है। क्यों, कपड़े का क्या करते हैं? पहनते हैं, मैंने भी तो पहने हुए हैं। तुम इतने दिनों से अस्पताल में थे ना, अब घर जा रहे हो, इसलिए अच्छे कपड़े तो चाहिए ही ना। और खिलौने भी। बोलो कौन सा खिलौना पसंद है? हम घर पर खिलौने से थोड़े ही खेलते थे। तो किस चीज़ से खेलते थे मेरे बच्चे? वैसे ही खेलते रहते थे। बहुत भोले हो तुम बेटे। बच्चे के तो खिलौनों से ही खेलना चाहिए, है ना? गाड़ी एक स्टोर के सामने रुकी है। मिसेज राय बच्चे को ड्राइवर के साथ वहीं कार में छोड़कर भीतर जाकर बच्चे के लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने लेकर आई। कार में आते ही उन्होंने ड्राइवर से कहा, अब सीधे घर चलें, हमारे बेटे को भी आराम करना चाहिए, है ना मुन्ना? उसकी तरफ देखकर पूछती है। वो सिर हिलाता है। गाड़ी लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में एक बहुत ही बड़ी और भव्य इमारत के आगे रुकती है। वे बच्चे को आराम से नीचे उतारती हैं। दोनों लिफ्ट तक आते हैं।
बच्चा हैरानी से सारी भव्यता देख रहा है। उसके लिए ये दुनिया बिल्कुल अनजानी और अनदेखी है। लिफ्ट आने पर दोनों भीतर आए। बच्चा लिफ्ट में पहली बार आ रहा है और हैरानी से पूछता है, आंटी ये कमरा क्या है? वे हंसकर बताती है, बच्चे ये कमरा नहीं है, ये लिफ्ट है, इससे ऊपर जाते हैं। अच्छा ये लिफ्ट है, टीवी पर एक बार पिक्चर में देखी थी। वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वे एक दरवाजे की घंटी बजाती है। दरवाजा बाई ने खोला है। वे उसे देख रोशनी ने उनके हाथ से सामान ले लिया है और बच्चे को देखकर कहती है, हाय कितनी छान मुर्गा है। किसका है मेम साहब? वे गर्व से बताती हैं, हमारा मेहमान है, अभी हमारे साथ ही रहेगा। और सुनो, ये बाबा बीमार है, इसके लिए हल्का खाना बनाना, पूरा ख्याल रखना इसका। ठीक ठीक है मेम साहब। उसके हाथ बच्चे के गाल सहलाने के लिए मचलते हैं, लेकिन वह खुद पर कंट्रोल करती है। बहुत मौके आएंगे इसके। वह चुपचाप भीतर सामान रखने चली गई है। अपने कमरे में जाते ही उन्होंने बच्चे को भींच कर अपने सीने से लगा लिया। वे जोर जोर से रोने जा रही है। वे उसे भींचे भींचे मेरे लाल कहे जा रही है। उन्हें रोते देख बच्चा घबरा गया और वह भी रोने लगता है। आंटी आप रो क्यों रही हो? अरे पागल, मैं रो कहाँ रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। आंटी खुशी के आंसू कैसे होते हैं? बहुत सवाल करता है। अरे आदमी जब बहुत खुश होता है ना तब भी रोता है। मैं तो जब भी रोता हूँ तो खुशी के आंसू थोड़े ही आते हैं। जब गिर जाता हूँ या भूख लगती है तो मैं सचमुच रोता हूँ। आंटी आपको चोट लगती है तो आप रोती हैं क्या? पगले, बड़ों को जब चोट लगती है ना तो वो चोट नजर नहीं आती, बस पता चल जाता है कि चोट लग गई है। समझे बुद्धूराम? नहीं, तू नहीं समझेगा मेरे लाल। हाँ मैं तुझे समझाती हूँ। उसे लेकर एक तस्वीर के सामने लेकर आती है। लगभग 5 साल के एक गदगदे बच्चे की तस्वीर है, मुस्कुराते हुए बच्चे की तस्वीर। आंटी ये तस्वीर किसकी है? बेटे ये मेरे पोते की तस्वीर है। पोता क्या होता है? अरे बाप रे, कैसे बताऊं कि पोता क्या होता है। अच्छा देख, तू बेटा तो समझता है ना, जैसे तू अपने बापू का बेटा है। हाँ, तो जो तेरा बेटा होगा ना वो तेरे बापू का पोता होगा। मेरा बेटा कैसे होगा? मैं तो इतना छोटा सा हूँ। अरे जब तेरी शादी होगी तब तेरा बेटा होगा ना, वो तेरे बापू का पोता होगा। समझे? नहीं समझा? कोई बात नहीं, ये मेरे पोते की तस्वीर है। क्या नाम है आपके पोते का? मेरे पोते का नाम है रिक। आंटी ये कैसा नाम है रिक? बेटे जहाँ वो रहता है ना वहाँ ऐसे ही नाम होते हैं। कहाँ रहता है वो? फ्लोरिडा में। ये कहाँ है? बहुत दूर, 7 समंदर पार। आंटी समंदर क्या होता है? समंदर माने चलो एक काम करते हैं, तुझे शाम को समंदर दिखाने ले चलेंगे, अपने आप देख लेना। आप उसे अपने पास क्यों नहीं रखती आंटी? फिर से रोने लगी हैं। पगले, उसे आज तक देखा ही नहीं। कितनी अभागी हूँ। मेरा पोता 5 साल का हो गया और आज तक मैंने उसे देखा ही नहीं। पास रखने का बात तो दूर है, कभी कभी फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुन लेती हूँ तो मेरे कलेजे में ठंडक आ जाती है। आपने उसे देखा क्यों नहीं आंटी? मेरा बेटा उसे कभी यहाँ लेकर आया ही नहीं। क्यों? उनके पास टाइम ही नहीं है। वह खुद भी अब यहाँ नहीं आता। क्यों नहीं आता? इन सारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है बेटे। होता तो क्या तुझे अपने सीने से लगाकर रोती पगले। बच्चा समझ नहीं पाता इतनी सारी बातें और उनके बंधन से अपने आप को मुक्त कर लेता है। अब अलग होने के बाद उसका ध्यान घर पर, वहाँ रखे इतने सारे सामान पर और शान शौकत पर गया। उसने पूरे घर का एक चक्कर लगाया और लौट कर उनके पास वापस आया। आंटी इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? सिर हिलाकर बताती है, हाँ। आपको डर नहीं लगता? लगता है। किससे? बेटे एक डर हो तो बताऊं। कभी अपने आप से डर लगता है तो कभी अपने अकेलेपन से डर लगता है, कभी अपने बुढ़ापे से डरने लगता है। कब बोल तू मेरे साथ यहाँ रहेगा मेरा डर दूर करने के लिए? मेरे रहने से आपका डर दूर हो जाएगा आंटी। तू नहीं जानता मेरे बेटे, तू कितना प्यारा है। तेरे यहाँ रहने से इस घर का सारा अंधेरा दूर हो जाएगा।
आंटी आप जोक मारती हैं, घर में अंधेरा कहाँ है, इतनी रोशनी है। हाँ बेटे, बाहर से ही तो रोशनी नज़र आती है, भीतर का अंधेरा ऐसे ही थोड़ी नज़र आता है। बोलना रहेगा मेरे पास, मैं तुझे खूब पढ़ाऊंगी, अच्छे स्कूल में तेरा एडमिशन कराऊंगी, तो खूब पढ़ लिख कर फिर मेरी मदद करना, मेरा डर दूर करना, करेगा? लेकिन मेरे दोस्त तो ठीक है बेटे, लेकिन हम उन्हें ढूंढे कहाँ? तुम्हें सिर्फ पुल के अलावा कुछ भी तो याद नहीं। कितना अच्छा होता तुम्हारे माँ बाप भी मिल जाते, लेकिन मैं दोस्तों के पास ही जाऊँगा। अच्छा एक काम करते हैं, तुम जरा ठीक हो जाओ तो बम्बई में जितने भी पुल हैं हम सब जगह जाएंगे और तुम्हारे दोस्तों का पता लगाएंगे। चलोगे ना वहाँ से? चलूँगा। आंटी कबीरा मेरा बहुत ख्याल रखता है, और फिर मोती भी तो है, मैं आपको सबसे मिलवाऊंगा। ये मोती कौन है? आंटी मोती हमारा कुत्ता है, बहुत सयाना है, झट से बता देता है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। अरे वाह, कैसे बता देता है भाई? आंटी वह जब किसी को देखकर सिर हिलाए तो इसका मतलब है कि वह दोस्त है, और जब किसी को देखकर भौंकना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि सामने वाला दुश्मन है। अरे वाह, ये तो बहुत मज़ेदार बात है, हमें मिलवाएगा तुम मोती से? हाँ आंटी, और एक गप्पू भी है हमारे साथ, हर समय उसकी निक्कर नीचे उतरती रहती है, खूब मज़ा आता है। अरे वाह, चल बेटे अब तू आराम कर ले जरा, मैं भी कुछ काम धाम निपटा लूँ। जब भूख लगे तो मुझे या माया आंटी को बता दो। ठीक है, लो इस कमरे में आराम करो, ठीक है, बाद में बात करेंगे। अच्छा आंटी, अब से तुम इसी कमरे में रहोगे? ये इतना बड़ा कमरा मेरे अकेले के लिए? क्यों, डर लगता है क्या? नहीं, ठीक है आंटी। मुन्ना लेट तो गया है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। ये सारी चीज़ें, यहाँ का माहौल और ताम झाम उसकी कल्पना से परे है। वह उठ बैठा है, वह पूरे घर में घूम घूम कर देखा है, सारी चीज़ें उसके लिए नई हैं और उसने पहले कभी नहीं देखी। वो कभी स्टीरियो देखता है तो कभी रंगीन टेलीफोन, कभी कभी तस्वीरें देखता है और मूर्तियाँ। जब चारों तरफ की चीज़ें देख चुका तो वो आंटी के दिए खिलौने खेलने लगा। वह देर तक अकेले बैठकर उन सारे खिलौनों को उलटता पलटता रहा। उसकी दिक्कत यह है कि ज़्यादातर खिलौने या तो बैटरी वाले हैं या उन्हें चलाना उसके बस में नहीं। थक हार कर उसने सारी चीज़ें एक तरफ सरका दी हैं। मिसेज राय बच्चे को जुहू घुमाकर लाई हैं। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार समुद्र देखा है। बेशक वह 3 महीने से मुंबई में भटक रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वह समुद्र तक नहीं पहुंच पाया। उसे कोई भी उस तरफ नहीं ले गया। वह समुद्र से मिलकर बहुत खुश हुआ और पानी में खूब अटकेलियाँ की उसने। बेशक मिसेज राय डर रही थी कि बच्चा अभी भी तो बीमारी से उठा है, कहीं समुद्र की ठंडी हवा उस पर कोई असर न कर दे, लेकिन बच्चा मस्त होकर पानी से खूब खेलता रहा। वो कभी लहरों से दूर भागता तो कभी पानी के एकदम पास जाना चाहता। मिसेज राय ने खुद भी उसके साथ झूले में बैठी, घोड़ा गाड़ी की सवारी की और गुब्बारे लेके उसके साथ साथ गीली रेत पर दौड़ती रही। उन्होंने अरसे बाद अपने आप को पूरी तरह से भूलकर बच्चे के साथ बच्चा बनकर एक नया अनुभव लिया। घर पहुंचकर बच्चा बिफर गया है। उसे अपने दोस्तों की याद आई है। वो रुआसा हो गया, आंटी मुझे कबीरा के पास जाना है। मिसेज राय की परेशानी बढ़ गई है। देखो बेटे, अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, अभी तो कुछ दिन तुम्हें दवा खानी है। हम तुम्हें इस तरह से बाहर नहीं भेज सकते। एक काम करते हैं, हम कल हम गाड़ी में जाकर पूरे शहर में कबीरा को खोज निकालेंगे। तब हम उसे कहेंगे कि तुमसे रोज मिलने आया करे, या हम ड्राइवर से कह देंगे वह कबीरा को ले आया करेगा। बच्चे को आशा की किरण दिखी है। मोती को भी लाएगा? बच्चे को इतनी आसानी से मान जाते देख मिसेज राय सहज हो गई। लपक कर आश्वस्त किया है उसे, ठीक है मोती को भी लाएंगे, बस अब तुम आराम करो बेटे, इतनी देर पानी में खेले तुम। लेकिन बच्चे की लिस्ट अभी पूरी नहीं हुई है। गप्पू को भी। मिसेज राय को यह शर्त भी महंगी नहीं लगी। ठीक है, गप्पू को भी, हम भी देखें कि उसकी निक्कर कैसे नीचे उतरती है। चलो अब आप आराम करो, आपकी दवा का भी टाइम हो रहा है। अब बच्चा अपने सवालों की दुनिया में वापस आ गया। पूरी शाम जुहू पर जो सवाल पूछता रहा फिर से उसके ध्यान में आ गए। आंटी, समुद्र में इतना पानी कहाँ से आता है?
मिसेज राय ने उसे समझाने की कोशिश कर रही, अरे बेटा तुम अभी भी वहीं अटके हो, देखो ऐसा है कि समुद्र में पहले से ही इतना सारा पानी है। आंटी समुद्र सब जगह क्यों नहीं होता? अगर समुद्र सब जगह होता मेरे भोले बेटे तो हम रहेंगे कहाँ? सब जगह पानी रहेगा तो कितना मजा आएगा, पानी में खेलेंगे रहेंगे हम। तो स्कूल कब जाएंगे, काम कब करेंगे, दवा कब खाएंगे? नटखट राम जी, हम दवा नहीं खाएंगे, कड़वी लगती है। दवा नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे बोलो? तब कबीरा और गप्पू के साथ कैसे खेलोगे? उन्होंने उसे ब्लैकमेल किया। ठीक है खाऊंगा। वो अपने ही फंदे में फंस गया। सवेरे का समय है, वह सो रहा है। मिसेज राय ऑफिस जाने की तैयारी कर रही है। उसके पास आकर प्यार से वो उसे चूमती है। नौकरानी को आवाज़ देती है, माया सुनो, हमें शाम को वापस आने में देर हो जाएगी, बच्चे का पूरा ख्याल रखना, मैं बीच बीच में फ़ोन करती रहूँगी। ठीक है मैम साहब। जब बच्चा जग जाए तो उसे गर्म पानी से नहला देना, उसे अपने आप खेलने देना, खाना वक्त पर खिला देना। अच्छा मैम साहब। बच्चे को टाइम पर दवा दे देना, मालूम है ना कौन सी गोली देनी है? मालूम। मिसेज राय एक बार फिर बच्चे के गाल चूम कर जाती है। बच्चे के जागने के बाद सबसे पहले पूरे घर में आंटी को ढूंढा है, कहीं नहीं मिली। उसे रुआसा हो गया। उसे रसोई में माया नजर आई है। अब वह उसे भी पहचानने लगा है। आंटी कहाँ है? काम पे गई मैम साहब। कहाँ? ऑफिस। ऑफिस क्या होता है? ऑफिस माने कचहरी। कचहरी क्या होता है? वो सब हमको मालूम नहीं। मैम साहब रोज जाता ऑफिस, शाम को आता। बाबा तुम दूध पिएंगे आप भी, फिर तुम नहाकर खेलना। आज कबीरा आएगा? हाँ मैम साहब बोला कि ड्राइवर जाके कबीरा को खोजेगा और फिर मुन्ना बाबा और कबीरा एक साथ खेलेगा। बच्चा खुश हो गया। अब उसे आंटी नहीं चाहिए, मोची भी आएगा ना? हाँ मोची भी आएगा। लेकिन माया के आश्वासन के बावजूद कबीरा नहीं आया है। वह कई बार बालकनी में, बड़े वाले कमरे में और पूरे घर में टहलते हुए अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा है। ड्राइवर भी अब तक वापस नहीं आया है। बेशक स्नान कर लिया है, दूध पी लिया है, दवा भी खा ली है, लेकिन उसका ध्यान लगातार दरवाजे पर भी लगा रहा है और एक पल के लिए भी वह आराम नहीं कर पाया है। माया के बार बार कहने के बावजूद वह सोने के लिए तैयार नहीं हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि कबीरा वगैरह आए और उसे सोया पाकर लौट जाए। वह अकेले बोर हो रहा है। सारे कमरे में खिलौने बिखरे पड़े हैं। वह कभी बालकनी में जा रहा है और कभी भीतर आ रहा है। उसका मूड बुरी तरह से उखड़ा हुआ है। वह इस बीच कई बार हो चुका है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करे। तभी फ़ोन की घंटी बजी है। उसे समझ नहीं आता कि फ़ोन की आवाज़ सुनकर क्या करे। उसे फ़ोन उठाना नहीं आता। तभी लपकती हुई माया आई है और उसने फ़ोन उठाया है। वह फ़ोन सुनते हुए लगातार हाँ हाँ कर रही है। फिर उसने उसे बुलाया है। बाबा मेम साहब का फ़ोन है, आपसे बात करेगा। बच्चा फ़ोन लेता है लेकिन समझ में नहीं आता कि उसे कैसे पकड़ना है। माया उसे बताती है और कहती है हेलो बोलने का। हेलो आंटी आप जल्दी आओ, कबीरा नहीं आया। मिसेज राय उसे बताती है हम जल्दी आएंगे बेटा, तुम आराम करो ठीक है? ठीक है। फ़ोन माया को लौटा देता है। बच्चे का मूड बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। वह जोर जोर से रोए जा रहा है। माया उसे कभी गोद में उठाकर चुप कराने की कोशिश करती है तो कभी खिलौना देकर बहलाना चाहती है, लेकिन बच्चा है कि एकदम बिफर गया है और किसी भी तरह से काबू में नहीं आ रहा है। माया इस बीच कई बार कोशिश कर चुकी है कि मेम साहब को फ़ोन पर बताए कि बच्चा किसी भी तरह से काबू में नहीं आ रहा है। वह करे तो क्या करे, लेकिन वे किसी मीटिंग में है और उन तक वह कैसे भी करके संदेश नहीं दे पा रही। आज तक उसके सामने ऐसी स्थिति नहीं आई थी। उसने कभी अपनी तरफ से मेम साहब को फ़ोन ही नहीं किया है। माया उसे बहलाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। तभी माया ने उसे पेंसिल और कागज़ लाकर दिया है। बच्चा उस पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लगा है। कुछ देर के लिए वह बहल गया है। ये देखकर माया की जान में जान आई है। वह रेखाएं खींच रहा है, कभी गोल कभी सीधी। उसका मन बहल गया है और वह अब उसी में मस्त है। कागज़ रंगते रंगते उसे नींद आ गई और वह वहीं सो गया है। वह बालकनी में खड़ा है।
नीचे पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। वह थोड़ी देर उन्हें खेलते देखता रहता है, फिर माया से पूछता है, मैं नीचे खेलने जाऊँ? जाओ बाबा, लेकिन जल्दी आ जाना। माया उसके कपड़े बदलती है और जूते पहनाती है और उसके लिए दरवाज़ा खोल देती है। माया को नहीं मालूम कि ये बच्चा इस दुनिया का नहीं है। वह जहाँ से आया वहाँ लिफ्ट, बहुमंजिला इमारतें, चिल्ड्रन पार्क और ये सारे ताम झाम नहीं होते। वह बच्चा इस दुनिया में खुद नहीं आया, बल्कि लाया गया है। उसे कई सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। माया ने तो ये देखा कि बच्चा घर में बैठे बैठे बोर हो रहा है, तो थोड़ी देर नीचे खेलकर लौट आएगा। माया को ये बात सूझ ही नहीं सकती कि बच्चे को खुद नीचे ले जाए और अपने सामने थोड़ी देर तक खिलाकर वापस लाए। वह थोड़ी देर तक लिफ्ट के आगे खड़ा रहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि इसे कैसे खोले। इधर माया ने भी दरवाज़ा बंद कर दिया है। उसे डोरबेल के बारे में पता है, लेकिन उस तक उसका हाथ नहीं पहुंचता। वह 3-4 बार हौले हौले से दरवाज़ा थपकाता है, लेकिन भीतर काम कर रही माया तक आवाज़ नहीं पहुंचती। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगता है। वो बच्चों के पार्क में पहुंच गया है और उन्हें खेलता हुआ टुकुर टुकुर देख रहा है। वैसे भी वह उन बच्चों के सामने अपने आप को बौना महसूस कर रहा है। धीरे धीरे वो सामने आता है, लेकिन तय नहीं कर पाता कि कौन सा खेल खेले या किस खेल में शामिल हो जाए। अचानक एक गेंद लुढ़कती हुई उसके पैरों के पास आती है। वह उसे उठाकर एक लड़के को दे देता है। पता नहीं कैसे होता है कि वह भी उनके खेल में शामिल हो जाता है। उसे अपना लिया गया है और उसे अच्छा लगने लगा है। वह सब कुछ भूलकर खूब मस्ती से खेल रहा है। काफ़ी देर तक उनके साथ खेलता रहता है। इस बीच अंधेरा घिरने लगा है और सारे बच्चे अकेले वापस जा रहे हैं या अपनी अपनी आयाओं, बहनों, माताओं के साथ लौट रहे हैं। वह भी खेलकर थक गया है और वापस लौटना चाहता है। वो कदम बढ़ाता है, लेकिन उसे याद ही नहीं आता कि वह किस बिल्डिंग में से निकल कर आया था। कभी एक बिल्डिंग की तरफ जाता है और कभी दूसरे की तरफ। वह लड़खड़ा रहा है और घबरा कर रोने लगा है। वह अपना घर भूल गया है और रोते रोते भटक रहा है और अपनी इमारत से काफ़ी दूर आ गया है। अंधेरा पूरी तरह घिर चुका है। सड़क पर रोता हुआ अकेला बच्चा चला जा रहा है। बच्चा वापस सड़क पर आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।